हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे जो जीएफसी और डीएफसी। मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको ये दोनों डिटेल में पढ़ाया। अब इनका कंपैरिजन करेंगे, कुछ पॉइंट्स रह गया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे सुंदरबन के बारे में। सर ये सुंदरबन कहाँ है? ये बांग्लादेश और इंडिया में भी है। इंडिया का वेस्ट बंगाल का कुछ पोर्शन में ये पाया जाता है। ये सुंदरबन क्या है? ये सुंदरबन एक फॉरेस्ट का ही आप नाम मान लीजिए, लेकिन वहां पर एनिमल्स जो रहते हैं वो पानी में रहते हैं और वहां पर प्लांट्स भी पानी में रहते हैं, यानी प्लांट्स और पानी का कॉम्बिनेशन है। मानिए स्वैम्पी टाइप से, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्वैम्पी एरिया है, जहां ट्री और वाटर एक साथ एग्जिस्ट करता है। सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट में अगर हम लोग चले, यानी सुंदरबन में मैंग्रोव्स का बहुत सारा स्पीसीज का प्लांट वगैरह मिलता है। चलिए यहाँ पर यह सुंदरबन है। सुंदरबन में देखा जाए तो पानी है, पानी है तो सर फिश भी रहेगा। ऑब्वियस बात है, यहाँ बहुत सारा फिशेस है, क्रैब्स है, केकड़ा है, उसके साथ बहुत सारा प्लांट्स है। इनका भी डेट्राइटस बनेगा। डेट्राइटस बनेगा इसका मतलब ये लोग भी सड़ेंगे, ये भी मरेंगे। ये एक दिन मर गए, सब नहीं, कुछ जैसे ये मरते इसका डेट्राइटस बनेगा। डेट्राइटस बनेगा, बैक्टीरिया फंजाई इसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देगा। बैक्टीरिया और फंजाई इसको गलाना सराना शुरू कर देगा। जैसे बैक्टीरिया और फंजाई इनको खाएगा, फिर बैक्टीरिया फंजाई के एम्फिड्स मोलास्का, क्रैब्स या फिर नेमाटोड्स खा लेंगे। ध्यान रहे, बैक्टीरिया ने इनको, फिर इन्होंने इनको, यानी एम्फिड्स, मोलास्क, क्रैब्स, केकड़ा या फिर नेमाटोड्स, ये लोग इनको खाएंगे। फिर इनको स्मॉल फिशेस खा रही है। स्मॉल फिशेस कहां है? पानी है, इसीलिए स्मॉल फिशेस है। अगर यही सारा चीज मैं बोलूं यहां तक रुक जाता, अगर टेरिस्टेरियल में होता तो यहां तक फूड चेन स्टॉप हो जाता। अगर मैं बोलूं ये प्लांट्स सिर्फ टेरिस्टेरियल इलाका का है, यहां से डेट्राइटस बनता है, ये यहां रुक जाता। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये पानी का बात है तो ये सुंदरबन का बात है, जहां मछली भी है, प्लांट्स भी है, बड़े बड़े ट्रीज भी है। चलिए, तो ये स्मॉल फिशेस, अब देखिए ये स्मॉल फिश इसको खा गया। स्मॉल फिश को खाएगा लार्ज फिश, स्मॉल फिश को खाएगा बर्ड। सर यहां तक तो आ रहा है समझ में? डेट्राइटस को बैक्टीरिया फंजाई, बैक्टीरिया फंजाई को मोलस्क, क्रैब्स, नेमाटोड्स, एम्फिड्स, इनको स्मॉल फिश, लार्ज फिश ने स्मॉल फिश को खा गया। स्मॉल फिश को बर्ड्स भी खा सकते हैं। सर ये टाइगर को क्या खिला रहे हैं आप? हाँ सही है, सुंदरबन के अंदर, ध्यान रहे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइगर भी सुंदरबन के अंदर फिशेस को खाते हैं और क्रैब्स को खाते हैं। क्या ये इनका नेचुरल प्रे है? नहीं, इनका नेचुरल प्रे तो हर्बीवोर्स है। इनका नेचुरल प्रे डियर है, इनका नेचुरल प्रे वुल्फ है, कॉट है, बफेलो है, काव है। लेकिन आज मजबूरी है सुंदरबन में, आज इस टाइगर को स्मॉल फिश को खाना पड़ा, आज टाइगर को मछली खाना पड़ा। क्यों? क्योंकि सुंदरबन में है। तो ध्यान रहे, अगर सुंदरबन का बात आए तो स्पेशल केस आना चाहिए, वहां का टाइगर क्रैब्स को और मछली को खाते हैं। ध्यान रहे, यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इन सुंदरबन टाइगर फीड्स ऑन द फिशेस एंड क्रैब्स इन एब्सेंस ऑफ देयर नेचुरल प्रे। चलिए, जीएफसी और डीएफसी में कुछ डिफरेंस। ग्रेजिंग फूड चेन, ये है डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम डेट्राइटस। ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुके हैं बच्चों, टेंशन ना ले। इससे पिछला वाला लेक्चर में भर भर के बताया इनके बारे में, इतना डिटेल इतना डिटेल इतना डिटेल कि अभी तक चल रहा है। ध्यान रहे, डायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स। ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट होने के लिए ग्रीन प्लांट्स से हमें शुरू करना होगा। ग्रीन प्लांट्स पर यह निर्भर है, वो भी डायरेक्टली ये फूड चेन ग्रीन प्लांट्स पर निर्भर है। ये फूड चेन जैसे ही हम लिखने जाएंगे इसमें ग्रीन प्लांट्स आ ही जाएगा। ये इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स। डेट्राइटस फूड चेन किससे ये स्टार्ट हो रहा था? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बैक्टीरिया फंजाई ने खाया, फिर उसके बाद वो फूड चेन खत्म हो गया था। अगर मैं टेरिस्टेरियल की बात करूं, अकॉर्डिंग में लंबा चल रहा था, तो यहां देखा जाए तो ग्रीन प्लांट्स शो नहीं कर, ग्रीन प्लांट्स है ही नहीं। बट डेट्राइटस कहां से आया? ग्रीन प्लांट से आया होगा। और भी एनिमल डेट्राइटस हो सकता है, बट अगर जो एनिमल डेट्राइटस हुआ वो एनिमल किसको खाया होगा? ग्रीन प्लांट्स को। या फिर वो कार्निवोर रहा हो तो हर्बीवोर को, हर्बीवोर रहा होगा तो ग्रीन प्लांट्स को। तो इसमें भी अल्टीमेटली ग्रीन प्लांट्स का रोल है, लेकिन इनडायरेक्टली रोल है। तो यहां इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स। जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन, डिकम्पोजर्स आर एब्सेंट। इस फूड चेन में हम डिकम्पोजर्स को काउंट नहीं करेंगे। टॉप कंज्यूमर के बाद हम इस फूड चेन को एंड मानते हैं।
ग्रेजिंग फूड चेन अप टू टॉप कंज्यूमर, उसके बाद हम इसको फुल स्टॉप लगाते हैं, इस फूड चेन को और आगे नहीं जाने देते हैं। लेकिन यहां अगर बात करें डिकम्पोजर्स आर प्रेजेंट है, डिकम्पोजर्स डेट्राइटस फूड चेन है और डिकम्पोजर ना रहे, ये तो उनका जान है डिकम्पोजर्स। 10% लॉ इज एप्लीकेबल, ग्रेजिंग फूड चेन में 10% लॉ एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें माइक्रो कंज्यूमर्स को हमने ऐड नहीं किया, इसीलिए हमने क्या इसमें ऐड ऐसे क्या था, जिस तरीके से प्लांट को खा गया रैबिट, रैबिट को खा गया और फूल को खा गया लायन, 10% 10% 10% एनर्जी फ्लो हो रहा था। यहां पर नहीं कर सकते क्योंकि यहां मिलियंस बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आ जाएगा, तो ये 10% लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, एप्लीकेबल नहीं है इसमें। चलिए, मेजर कंड्यूट फॉर एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम का अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया एक्वाटिक इकोसिस्टम में वो सीक्वेंस ही बहुत ज्यादा कॉमन है। क्या? फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा जूप्लैंक्टन खाएंगे स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को लार्ज फिश। तो ये क्या मैं कह दूं कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन ही मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो होने के लिए एक्वाटिक इकोसिस्टम में मेन कारण ग्रेजिंग फूड चेन को ही माना जाता है। चलिए, मेजर कंड्यूट फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, बात करेगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो एनर्जी को वापस यानी टॉप कंज्यूमर को आके एनर्जी तो उसमें रह गया ना भाई, उसको दोबारा एनर्जी को फ्लो करवाने के लिए डेट्राइटस फूड चेन चलाना होगा। तो टेरेस्ट्रियल में मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो यानी मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो, मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो है ये डीएफसी मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। चलिए, अब अगर मैं बात करूं एनर्जी फ्लो फास्ट होगा, ग्रेजिंग फूड चेन फास्ट एनर्जी फ्लो कैसे? प्लांट्स, अभी उसको खा गया रैबिट, उसके अंदर एनर्जी उसके अंदर चला गया, रैबिट को खा गया वुल्फ, उसके अंदर चला गया, उसको खा गया लायन, जल्दी जल्दी। लेकिन यहां पर स्लो होगा, क्यों? बैक्टीरिया का काम है भाई, स्लो होगा। बैक्टीरिया फंजाई का काम स्लो होता है, माइक्रो कंज्यूमर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हाई मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इन और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहां पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल पा रहा है। क्यों भाई? मानो 100 प्लांट को खाएगा तो 2-3-4 रैबिट खाएगा, उसके अंदर एनर्जी आएगा, उसको खाएगा उल्फ के अंदर एनर्जी, यहां एनर्जी दिख रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बट ज्यादा ज्यादा एनर्जी मिल रहा है। लेकिन यहां पर लो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहां बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया में कितना डिवाइड होगा कुछ पता नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा यहां पर नहीं मिल रहा है एनर्जी। खत्म, जीएफसी डीएफसी खत्म, यहां सुंदरबन खत्म, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है, बांग्लादेश में वो सब खत्म हो गया, वहां पर टाइगर फिश खा रहा था और क्रैब्स खा रहा था। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फूड वेब। कौन सा वेब? फूड वेब। वेब मतलब होता है जालनुमा स्ट्रक्चर। जालनुमा स्ट्रक्चर जानते हैं आप, मकड़ी का जाल देखे होंगे, वेब। चलिए स्टार्ट करते हैं फूड वेब। बच्चे ध्यान रहे, हम लोग 1-2 लेक्चर से पढ़ते जा रहे हैं फूड चेन फूड चेन फूड चेन, लेकिन मजे की बात बोल दूं, फूड चेन एग्जिस्ट होता ही नहीं है। सर अभी आप बोल रहे हैं ना, बहुत चालाक है सर, पहले पढ़ा दिए, पहले बोलते तो हम लोग नहीं पढ़ते। नहीं, पढ़ना जरूरी है। हमारा नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कैसे? मैं दिखा रहा हूं। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बिटवीन फूड चेन, फूड चेन का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कोई फूड वेब बोलते हैं, जैसे कि एग्जिस्टेंस में इसका एग्जिस्ट, जैसे देखिए ये प्लांट्स है, ग्रासेस है, कुछ भी है, इनको खाया इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग, फ्रॉग को खाया ईगल। आपके हिसाब से ये फूड चेन है। मैं बोल रहा हूं ऐसा क्यों रहेगा? ऐसा क्यों ना हो सकता है कि इस इंसेक्ट को फ्रॉग क्यों खाएगा? हो सकता है ये इंसेक्ट को सांप खा गया, ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है आप बोलिएगा कि सर चलिए सांप खाया, लेकिन आप सांप को पीकॉक को खिलाइए, क्यों? हो सकता है ये सांप को ये ईगल खा ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई। तो क्या मैं बोल दूं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बिटवीन फूड चेन के बीच में जो इंटरकनेक्शन है, ओल झोल है, उसी को बोलते हैं फूड वेब। रैबिट को खाएगा फॉक्स, अच्छी बात है, फॉक्स को खाएगा लायन, अच्छा ऐसा हो सकता है, हाँ अच्छी बात है। ये रैट, हो सकता है रैट को डायरेक्ट ईगल खा गया हो, ये भी तो हो सकता है। इधर से इधर मैं ले जाकर अभी मिला दूंगा, हालांकि घोच पोच हो जाएगा इसलिए नहीं मिला रहा था, बट आपके लिए मिलाना पड़ेगा। हो सकता है डायरेक्ट इसको खा गया हो। उसके बाद मानिए डियर को खाएगा, हो सकता है डियर को डायरेक्ट लायन खा गया होगा। हम लोग तो ऐसे मानते हैं डियर को खाएगा वुल्फ, फुल को खाएगा लायन, ऐसा नहीं है। तो ये घोच पोच तरीके से आता है, एक्चुअली एग्जिस्ट ऐसे ही करता है नेचर में। लाइन से खड़ा थोड़ी रहेगा ऐसे करके, डियर खाने के बाद आओ वुल्फ जी मुझे खा के जाओ, क्योंकि फूड चेन फॉलो करना है। वो लोग इकोलॉजी नहीं पढ़ा है, ध्यान रहे, इकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। वो लोग नेचुरल में भाई जिसको जहां मिला उसको तड़पा देगा ना यार, इधर बैठे रहेगा कि रैबिट आ गया, 10 बज गया, चलो रैबिट का टाइम है, आने दो उसको, तब तक हम भूखा रहते, ऐसे नहीं होगा। जहां जो मिला उसको तड़पा दिया। तो फूड वेब एग्जिस्ट करता है, फूड चेन
जो सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाया जा रहा था वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ध्यान रहे बच्चों, आप लोग एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए। और आप पता है आप अभी हंस रहे होंगे, बट ये हंसने वाला बात ही यार, सीधा सीधी कौन खड़ा रहेगा? थोड़ी टॉप कंज्यूमर है तो बहुत ऊंचा में ऊपर शेर बैठा हुआ है छत में, क्या आएगा उधर से आएगा फूड चेन, लास्ट में टॉप कंज्यूमर है तो हम तुमको खा के सोएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग इसी फूड चेन को, सॉरी फूड वेब को आगे समझेंगे अच्छे से, डिटेल से, मजे से। टेंशन नहीं लेना, हॉर्लिक्स लेना है। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे, हम लोग डीएफसी और जीएफसी में डिफरेंस देख रहे थे, यानी ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था, हमने सबसे पहले सुंदरबन पढ़ा दिया, फिर ये, उसके बाद मैंने आपको फूड वेब के बारे में बताया था कि एक्चुअल में नेचर में, इकोसिस्टम में फूड वेब ही एग्जिस्ट करता है, फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए हम लोग फूड वेब और फूड चेन में थोड़ा सा डिफरेंस और पता करते हैं। सबसे पहले इन फूड चेन, प्लांट्स को इंसेक्ट अगर खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग, तो फ्रॉग को ईगल खाएगा। ये फूड चेन बता रहा हमें कि प्लांट को इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को ईगल खाएगा। फूड चेन के हिसाब से देखा जाए तो फ्रॉग के पास एक ही ऑप्शन है, वो सिर्फ इंसेक्ट को ही खाए। ईगल के पास भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो सिर्फ फ्रॉग को ही खा रहा है। इधर ध्यान रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फूड चेन में ईगल के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? कि वो सिर्फ फ्रॉग को खाएगा। लेकिन नेचुरली ऐसा होता क्या है? ऐसा होता नहीं। होता कैसे सर? ऐसे होता है, प्लांट को खाया इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा ईगल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ये ईगल रैबिट को भी खा सकता है, ईगल रैट को भी खा सकता है, ईगल फ्रॉग को भी खा सकता है, ईगल स्नेक को भी खा सकता है। यानी रियलिटी में देखा जाए तो एग्जिस्ट यही करता है। और फूड वेब और फूड चेन में यह अंतर है, यहां इस ईगल के पास मल्टीपल चॉइस है, इसीलिए फूड वेब एग्जिस्ट करता है, फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहां सिंगल चॉइस है ईगल के पास, फ्रॉग को ही खाना पड़ेगा, जो कि होता ही नहीं है। और इधर ईगल के पास मल्टीपल चॉइस है, वो स्नेक को, फ्रॉग को, रैबिट को, रैट को, किसी को भी खा सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब अगर मैं आपको बताऊं यहां पर कि फूड वेब किस चीज पर निर्भर करता है, फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी होगा, अगर फूड वेब ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें क्या बेनिफिट है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब, फूड वेब जितना कॉम्प्लेक्सिटी निर्भर करेगा किस चीज के ऊपर? फूड वेब कितना कॉम्प्लेक्स होगा, कितना, जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म होगा, यानी नंबर ऑफ स्पीसीज जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो फूड वेब जितना कॉम्प्लेक्स होगा, जितना घोच पोच वाला फूड वेब होगा, जितना चॉइसेस रहेगा, उतना ही वो इकोसिस्टम स्टेबल होगा, अस्थायी होगा। स्थायी होने के लिए ज्यादा से ज्यादा फूड वेब का कॉम्प्लेक्सिटी होना, जटिल होना जरूरी है। तो क्या मैं बोलूं, जितना जटिलता होगा फूड वेब का, उतना ही स्थायी होगा इकोसिस्टम। अब देखिए, नंबर ऑफ स्पीसीज जितना ज्यादा, कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही ज्यादा। नेचुरल बात है, जितना ज्यादा स्पीसीज रहेगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता रहेगा, और जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। यानी जितना ज्यादा स्पीसीज उतना कॉम्प्लेक्सिटी, जितना कॉम्प्लेक्सिटी उतना स्टेबिलिटी। इसका एग्जांपल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि मोस्ट स्टेबल है। आज के इस टाइम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा स्टेबल फॉरेस्ट है। क्यों? वहां नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर दूसरा जंगल में, एक एग्जांपल के लिए, लायन के पास अगर 10 चॉइस है कि वो 10 चीज को खा सकता है, तो मैं बोलूं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में उसके पास 15 चॉइसेस है। तो वहां ज्यादा स्टेबल होने का चांस है, वो ज्यादा चलने का टाइम, वो ज्यादा दिन तक रहेगा, वो फॉरेस्ट वो ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्पीसीज उतना ज्यादा घोच-पोच, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, जितना कॉम्प्लेक्सिटी उतना स्टेबिलिटी, जैसे कि हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखिए, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, इंपैक्ट ऑफ एलियन स्पीसीज कम होगा। यानी स्पीसीज अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है, ऑलरेडी पहले से स्टेबल है, तो अगर हम उसमें बाहर का स्पीसीज, एलियन स्पीसीज, अगर बाहर से हम कोई अलग ही प्रे या फिर प्रेडेटर को अगर हम उस इकोसिस्टम में छोड़ते हैं, तो क्या होगा,
वहां उसका इफेक्ट कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो एक दो को ही प्रभाव करेगा, फिर भी हमारा इकोसिस्टम ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहेगा। तो मैं बोलूं कि स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इंपैक्ट ऑफ एलियन स्पीसीज कम होगा, इसका इंपैक्ट कम होगा। ईयर टू ईयर बायोमास वेरिएशन भी कम होगा, यानी बायोमास का वेरिएशन भी कम दिखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, तो यहां पर प्रोडक्टिविटी हमेशा ज्यादा रहेगा, प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगा। जैसे देखिए मैं बोल रहा हूं किसी इकोसिस्टम में मानिए इस तरीके से रह रहा है, सिर्फ यही है किसी इकोसिस्टम में हमने जानबूझ के रखा हुआ है, उस इकोसिस्टम में स्पीसीज कितना कम है, एक प्लांट है, एक इंसेक्ट है, एक फ्रॉग है, एक ईगल है। मानिए बहुत ज्यादा प्लांट, बहुत ज्यादा इंसेक्ट, बहुत ज्यादा फ्रॉग, बहुत ज्यादा ईगल, बट आप सोचिए 4 ही स्पीसीज है, इसका कुछ मेंबर है, इसका है, इसका है, इसका है। अगर किसी दिन ऐसा हुआ, अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि हम इसके लिए एलियन यानी इसके लिए बाहर से हम सांप लाएं, स्नेक लेके आएंगे, ध्यान रहे बच्चों, इस इकोसिस्टम में अगर हम सांप लेके आएंगे, वो इस फ्रॉग को अगर खा जाएगा, तो सांप खाएगा, उसके बाद क्या होगा, सांप खाएगा, उसके बाद सांप भी खत्म हो जाएगा क्योंकि और फ्रॉग नहीं है। उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि सांप कम है, ये सांप को खा जाएगा। तो होगा क्या, धीरे 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 खत्म हो जाएगा, फिर इंसेक्ट, फिर ऐसे करते करते पूरा इकोसिस्टम लेस स्टेबल है, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्पीसीज रहेगा तो वहां पर स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा होगा। चलिए यहां बोला गया है कि नंबर ऑफ स्पीसीज कम रहेगा अगर कहीं पर, तो वहां का बायोडाइवर्सिटी कम है ऑलरेडी। बायोडाइवर्सिटी मतलब, डाइवर्सिटी मतलब होता है वेराइटीज, बायो मतलब लिविंग का, वेराइटीज कम है। फूड वेब सिंपल होगा, वहां फूड वेब सिंपल होगा तो लेस स्टेबल, जिसके लिए आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा आपको पता है, आर्कटिक टुंड्रा यह हमारा पोल्स में पाया जाता है। आपको पता है वहां पर इतना ज्यादा बर्फ होता है, इतना कम सनलाइट जाने के कारण वहां बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स नहीं मिलता है, वहां पर बहुत कम स्पीसीज रह पाता है इतना ज्यादा ठंड में। तो उस जगह को आर्कटिक टुंड्रा बोलते हैं, टुंड्रा बायोम आपको पढ़ाएंगे आगे। वहां क्या होता है, स्पीसीज कम है, बायोडाइवर्सिटी कम है, फूड वेब सिंपल है, तो वो बहुत ही कम स्टेबल है। यानी अगर वहां हम एलियन स्पीसीज का इन्वेजन कर देंगे, एलियन स्पीसीज मतलब मंगल या फिर बाहर से आने वाला स्पीसीज नहीं, एलियन स्पीसीज मतलब कोई भी स्पीसीज जो पहले से यहां नहीं है उसको वहां डालना एलियन स्पीसीज इन्वेजन कहलाता है, ध्यान रहे। तो ये क्या होगा, ये लेस स्टेबल है ये, और हो सकता है इसका स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा। नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है, उसका फूड वेब जो है मोर कॉम्प्लेक्स फूड वेब होता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा स्पीसीज मिलता है, तो वहां मोर कॉम्प्लेक्स फूड वेब, तो मोर स्टेबल। लेकिन अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे कि एक्वेरियम, आपके घर में जो एक्वेरियम रखा है पानी का, उसमें बहुत कम स्पीसीज है, कम स्पीसीज होगा तो लेस कॉम्प्लेक्स फूड वेब बहुत ही सिंपल है, उसमें एक दो स्पीसीज है वो एक दूसरे को खा के जी रहे, तो लेस कॉम्प्लेक्स फूड वेब, तो यहां पर वो लेस स्टेबल है, यानी बहुत जल्दी वो खत्म हो सकता है। इकोसिस्टम इज डायनामिक इन नेचर, इकोसिस्टम नेचर में डायनामिक होता है, दिखाई नहीं देता इकोसिस्टम। आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि आप खड़े हैं, आपके सामने शेर खड़ा है लाइन से, वो उसको खाएगा, वो उसको, सब चल रहा है, आपको पूरा क्लियरली ऐसे नहीं कि सब कुछ एट ए टाइम दिखाई दे रहा होगा, बट वो चलता है, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लिविंग के साथ लिविंग, नॉन लिविंग के साथ नॉन लिविंग, ये पूरा इंटरेक्शन चल रहा है। ये डायनामिक इन नेचर है। डायनामिक मतलब जो हो रहा है लेकिन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं डायनामिक किसे कहते हैं, जो हो तो रहा है लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, फॉर डिसाइडिंग नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सर हमें कैसे पता चलेगा कोई ऑर्गेनिज्म हार्बिवोर है, कार्निवोर है, ओमनिवोर है? सबसे पहले ऑलवेज सीड्स इंस्टेंट ईटिंग फूड हैबिट, अभी इस वक्त जो चीज खा रहा है उसको देखते हुए हम बोलेंगे कि वो कैसा है। जैसे अगर मैं बात करूंगा स्पैरो, अगर स्पैरो एक सीड खा रहा है अभी, उस टाइम हम उसको बोलेंगे एट ए टाइम कि दिस टाइम वो एज ए हर्बीवोर्स बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर बात करूं जब वो खाएगा इंसेक्ट्स को तो कार्निवोर होगा, दोनों खा रहा है ओमनिवोर होगा, तो इंस्टेंट फूड हैबिट। होमियोस्टेटिस, यहां कुछ टर्म में देखना है, होमियोस्टेटिस, रेजिस्टेंस, रिजाइलेंस। होमियोस्टेसिस मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी चेंज, किसी भी चेंज को रेजिस्ट करना, किसी भी बदलाव को रोकना, यह होमियोस्टेसिस कहलाता है। कोई भी बदलाव, हमारा शरीर भी बहुत सारा चेंज को रोकता है, हमारा टेम्परेचर जो है वो वही रखना चाहता है, वो उसको घटाना बढ़ाना नहीं चाहता है, तो अपना बाहर से आने वाले बदलाव को रोकना, इसे हम लोग कहते हैं होमियोस्टेसिस। रेजिस्टेंस, ट्राई नॉट टू डैमेज, रेजिस्टेंस मतलब डैमेज से रोकना अपने आप को,
डैमेज होने से रोकना, रेजिलियंस, फास्ट रिकवरी ऑफ डैमेज। ये तीनों नेचुरल इकोसिस्टम में पाया जाता है। नेचुरल इकोसिस्टम सेल्फ स्टेबल होता है, यानी रेजिस्टेंस अगर एनी चेंज वो खुद से रेजिस्ट कर सकता है, अगर डैमेज होगा तो उसको ठीक कर सकता है। रेजिलियंस मतलब फास्ट रिकवरी, यानी अगर डैमेज हो गया तो उसको फास्ट रिकवरी करना, रेजिलियंस। इफ इट्स बाय नोइंग देन कार्निवोर हर ओमनिवोर। अगर मैं बोलूं आपका फ्रेंड शाकाहारी है या मांसाहारी है, आपने कहा सर मेरा फ्रेंड शुद्ध शाकाहारी है, मैंने क्या किया, उसको घर बुलाया, वो सोया हुआ था, उसको थोड़ा सा मछली का टुकड़ा खिला दिया, क्या वो कार्निवोर हो गया? नहीं, वो कार्निवोर नहीं होगा। तो क्या उस टाइम वो मांसाहारी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों आपको पता है मांसाहारी शाकाहारी होने के लिए एक अपना भी जानबूझ के खाना जरूरी है। अगर बाय चांस अगर कभी कोई ऑर्गेनिज्म जो प्लांट ईटर्स है, अगर एनिमल्स का टुकड़ा उसके अंदर चले जाए तो आप उसको कार्निवोर नहीं कहेंगे। बाय चॉइस अगर खाएगा फिर कहा जाएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड, आप बोलते हैं सर ये कभी मीट मछली नहीं खाया है, ये बहुत दिन से रह रहे हैं, ये शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी आप मान लीजिए, अगर मैं उसको खिला दूं अंडा तो क्या आप उसको मांसाहारी बोलेंगे? नहीं, नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जानबूझ के नहीं खाया। तो इच्छा से जानना जरूरी है। हम अगर देखेंगे कि इफ इट्स बाय नोइंग, जानबूझ कर खाएगा घास, जानबूझ के खाएगा एनिमल्स तभी कार्निवोर बोलेंगे, जानबूझ कर घास खाएगा तभी हार्बिवोर, जानबूझ कर दोनों खाएगा तभी बोलेंगे ओमनिवोर। एग्जांपल, जैसे कोई प्लांट ईटर्स, प्लांट खा रहा था, उसका अंदर प्लांट का पत्ता वगैरह में इंसेक्ट था, अंदर चला गया। हाथी खा रहा था प्लांट का लीव्स, अंदर उसका इंसेक्ट चला गया, इंसेक्ट खा गया, कार्निवोर हो गया? नहीं, जानबूझ के नहीं खाया, मोटो मुद्दा उसका था उसको खाना, क्या? प्लांट का लीव्स को। ध्यान है बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, मस्त रहना है और अपना खुद का ध्यान रखना है। हाँ, आप लोग ना कितना बार बोले यार, सुनते ही कहाँ हो? वीडियो देखने के बाद स्किप, सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो। ऐसा लग रहा है एक बार सब्सक्राइब करोगे तो 1-1.5 लाख कट जाएगा अकाउंट से। ऐसा नहीं होता है भाई। आप हम बड़े ये उंगली में क्या है, वहां पर टैप कर दो, बस बेल आइकन को क्लिक करो और हमारा वीडियो देखते रहो और फ्रेंड्स को शेयर करते रहना। ज्यादा होशियारी मत दिखाना भाई, ठीक है? हाँ, हर वीडियो में लाइक करना है, कमेंट करना है। मैं आप लोग का इंतजार करता हूं, बट आप हमारा इंतजार क्यों नहीं करते हैं? वीडियो के लिए जरूर कमेंट कीजिए। थैंक्स।